बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWSLN ओनोली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अगेन चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। 3 लेक्चर इसके हो चुके हैं। अब हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फैक्टर है कैटालिस्ट, वो अलग भी लॉन्ग आ सकता है। तो इसमें हमारे 2 लॉन्ग कवर हो जाएंगे, एक फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और एक कैटालिस्ट और उसकी टाइप्स। आपकी बुक में 4 फैक्टर्स दिए गए हैं: कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सरफेस एरिया एंड कैटालिस्ट। इन चारों में से 3 को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। सो 1 बाय 1 हम एक एक फैक्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। किस तरह? जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना, जब वो ज्यादा होंगे तो वो एक दूसरे से ज्यादा कोलाइड करेंगे। जितनी ज्यादा आपस में वो कोलिजन करेंगे उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। दूसरी तरफ अगर रिएक्टेंट के पार्टिकल्स कम है, एक दूसरे से वो दूर दूर है, उनके दरमियान कोलिजन उतनी ही कम होगी। जितनी कम कोलिजन होगी, रिएक्शन का रेट उतना ही कम होगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। दिस बिकॉज, ये इसलिए, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, रिजल्ट इन मोर कोलिजन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कोलिजन ज्यादा होती है बिटवीन द रिएक्टिंग पार्टिकल्स। जो रिएक्टेंट्स हैं उनके आपस में कोलिजन ज्यादा होगी, विच स्पीड अप दी रिएक्शन, जिससे क्या होगा, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। सपोज ले ले हमारे पास 2 सिस्टम है, एक में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। अब इसमें जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट है। इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा एक दूसरे के करीब है, उनके आपस में कोलिजन होगी और रिएक्शन भी ज्यादा तेजी से होगा। इस बानिस्बत इसमें देखो तो इसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, यानी कंसंट्रेशन कम है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है, उनके आपस में कोलिजन नहीं होगी तो रिएक्शन का रेट जो होगा ना वो बहुत ज्यादा स्लो होगा। देन सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जिसमें हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी पढ़नी है। सो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन का जो रेट है वो भी इंक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती। जैसे ही उनको एनर्जी मिलती वो ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। उनकी आपस में मोशन की वजह से कोलिजन भी ज्यादा होती है, और कोलिजन ज्यादा होने की वजह से अफेक्टिव कोलिजन कौन सी कोलिजन होती है? जिसके नतीजे में प्रोडक्ट बनते, तो अफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होती है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज दी रिएक्शन रेट। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट रेट एदर डबल और ट्रिपल फॉर एवरी 10 सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। जैसे हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सपोज पहले था टेम्परेचर 5 डिग्री पे रिएक्शन स्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 10 डिग्री मजीद बढ़ाती हूँ, 5 में 10 डिग्री ऐड करूँ तो 15 डिग्री अगर टेम्परेचर कर दूं तो रिएक्शन का रेट है जो डबल ट्रिपल हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स हैव मोर थर्मल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एट हाई टेम्परेचर दे कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली, वो आपस में ज्यादा तेजी से और ज्यादा चांस होंगे उनकी कोलिजन के। ग्रेटर विल बी एनर्जी, और एनर्जी भी ज्यादा होगी। सो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। इसी टॉपिक में हमारा एक और टॉपिक है, बट इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व is a graph that show the distribution of energies among particles at a given temperature. बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कोई कर्व नहीं है, ये एक ग्राफ है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक ग्राफ है बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी। अगर आप देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह आपकी बुक में बना हुआ है। इसका मतलब ये है, और एंड पे आके कुछ इस तरह। यहाँ पे एक शेडेड एरिया भी बना हुआ है। अब इस ग्राफ में ये जो मैंने शेडेड एरिया शो किया हुआ है, ये वो पार्टिकल्स है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है और वापस में कोलिजन कर रही है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे, ये जो पीक है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो करी।
तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे, और जिन पार्टिकल्स की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो यहाँ पे, सो जिनकी ज़्यादा होगी वो ही आपस में कुलियन करेंगे और कुलियन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये बताता है पार्टिकल्स की एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर। कोई एक टेम्परेचर हम फिक्स कर देते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी के बारे में बताता है किस पार्टिकल्स की कितनी एनर्जी है। अब हम पढ़ने लगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में और टेम्परेचर। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी रिएक्शन को शुरू करना है, शुरू करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट जो होगा वो स्लो होगा, यानी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम है और वो ज़्यादा आपस में कुलियन नहीं कर पा रहे। अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। सपोज ये देखो, पहले जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो इधर है, सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया तो ये ग्राफ है उसकी कर्व कुछ इस तरह बन गई, यानी अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है तो वो इतने हो गए, तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो गई। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उनके आपस में कुलियन ज़्यादा होगी, कुलियन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा वैल्यू थी और वो आपस में कोलाइड करेंगे, उनके दरमियान अफेक्टिव कुलियन होगी और रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले ये एरिया सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी, सो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये जो ऊपर वाली कर्व है इसको आपने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहना है, ये नीचे वाली भी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर। पहले हमारे पास था टेम्परेचर T1 और बाद में हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो हुआ T2, यानी T2 टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है T1 से, याद रखना है। जो दूसरे वाला टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और जो पहले वाला टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू कम होगी। बस आप ये क्लियर कर ले कि ये जो शेडिड एरिया जिसको मैंने इस तरह लाइनिंग से शो किया इसको कहते हैं शेडिड एरिया। शेडिड एरिया हमें ये शो कर रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। सो जितनी ज़्यादा शेडिड एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। देन है क्विक चेक 7.4। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो फैक्टर है टेम्परेचर का उसमें हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मैंने आपको डेफिनेशन भी करवाई और नीचे ग्राफ भी बनाया, तो आपने वो डेफिनेशन और साथ नीचे ग्राफ कर लेना है। क्वेश्चन भी है एक्सप्लेन वाई अ 10 सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ही हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का रेट डबल क्यों हो जाएगा, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि at a 10 degree rise in temperature increase the number of molecule that possess the required activation energy। मॉलिक्यूल्स के नंबर इंक्रीज हो जाएगा जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी वैल्यू होगी फॉर द रिएक्शन टू ओकर। द रिएक्टिंग पार्टिकल्स मूव अराउंड मोर क्विकली। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे एट हाई टेम्परेचर रिजल्टिंग इन मोर कुलियन। कुलियन भी ज्यादा होगी जिसकी वजह से सक्सेसफुल कुलियन की जो वैल्यू वो भी इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाएगा। देन थर्ड फैक्टर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है। कैटलिस्ट का मेन काम क्या होता है, जब रिएक्शन शुरू होता है तो कैटलिस्ट आता है और रिएक्शन को शुरू करवा देता है, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू उसको कम कर देता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 50 किलो जॉल पर मोल रिक्वायर्ड होगी तो कैटलिस्ट की वजह से 10 किलो जॉल पर मोल हो जाएगी। यानी ये क्या करेगा, रिएक्शन को शुरू करवाएगा। रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम कर देगा जिसकी वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। और ये जो कैटलिस्ट होता है ना, ये रिएक्शन में खुद यूज नहीं होता, हमें दोबारा से मिल जाता है। सो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, फास्ट कर देता है और रिएक्शन में खुद यूज नहीं होता, खुद अनचेंज रहता है, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। अ कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको चेंज कर देता है बट रिमेन केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ
रिएक्शन और खुद केमिकली अनचेंज रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता रिएक्शन के एंड पे, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट, या हमें रिएक्शन के एंड पे मिल जाता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके पानी बना रहे हैं, लेकिन अगर इसके दौरान कोई कैटलिस्ट नहीं होगा तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है ये रिएक्शन बहुत स्लो है। लेकिन जैसे ही हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, जैसे इधर हमने प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ किया है, तो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो वाटर की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा, यानी बहुत तेज़ी से वाटर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह KClO3 है, इसकी डीकम्पोजिशन मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में बहुत तेज़ हो जाएगी। मैग्नीज ऑक्साइड इधर क्या कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, इसकी प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन फास्ट हो जाएगी इनटू पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। इसी तरह HCl है, उसकी हमने ऑक्सीडेशन करनी है। जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो प्रोसेस है ये भी स्लो है, लेकिन इधर कॉपर क्लोराइड हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, इस रिएक्शन के रेट को आल्टर कर देगा, ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाएगा और हमें वाटर और क्लोरीन मिलेगी। लेकिन ये जो कॉपर क्लोराइड है ये हमें एट द एंड दोबारा मिल जाएगा, यानी ये खुद रिएक्शन में यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करेगा। जितने भी कैटलिस्ट होते हैं उनको कैटलिस्ट इसलिए कहते हैं कि वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, लेकिन खुद उसमें यूज़ नहीं होते। देन है कैटालाइसिस। कैटालाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। द प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालाइसिस। जैसे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड जो कि एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। इस प्रोसेस को, इस केमिकल रिएक्शन को मैं कहूँगी कैटालाइसिस। आपने याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है उसको हम कहेंगे कैटालाइसिस। सपोज मैं आपको एक ग्राफ से शो करने लगी हूँ। मैंने कहा कि कैटलिस्ट वो है जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देगा। सपोज ये एक ग्राफ है, ये हमारे पास एनर्जी है और ये रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। आपने याद रखना, हमेशा रिएक्टेंट की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, इसलिए मैंने रिएक्टेंट को थोड़ा ऊपर बनाया और प्रोडक्ट को थोड़ा नीचे बनाया। अब क्या होगा, अगर मैं कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रही तब क्या होगा, जब रिएक्शन शुरू होगा तो पहले हम इतनी एनर्जी गेन करेंगे, फिर जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। पहले रिएक्टेंट जो है वो इतनी एनर्जी गेन करेंगे, ये जो एनर्जी है इसको मैं कहूँगी एक्टिवेशन एनर्जी। ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, आपने याद रखना, ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन यानी इस प्रोसेस में कोई कैटलिस्ट यूज नहीं कर रही। तो जब मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी गेन कर लेंगे तब जो है प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये एक बैरियर है। लेकिन जैसे ही मैं कैटलिस्ट यूज करती हूँ तब रिएक्शन किस तरह होगा, ऐसे हो जाएगा। यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है, ये कुछ ग्राफ आपने इस तरह बना दिया, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। पहले इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, लेकिन अब मॉलिक्यूल बस इतनी एनर्जी गेन करेंगे और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। इस तरह जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देगा। ये जो प्रोसेस है ये क्या है, कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, और ये फास्ट होगा। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन तेज होता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती। अब मैं अगर इधर से शो करूं तो इसके लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, इधर से लेकर इतनी, ये जो एरो है ये शो कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फॉर कैटालाइज्ड रिएक्शन। लेकिन अगर मैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करूं तो उसके लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, इधर से लेकर इतनी, ये और ये जो इतना बड़ा एरो ये शो कर रहा है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। रिएक्टेंट इधर, तो रिएक्टेंट से लेकर पीक तक जो एरो आएगा वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को शो करेगा। सो आपने याद रखना है, वो प्रोसेस जो अनकैटालाइज्ड होता है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, और वो प्रोसेस जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। देन है टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। कैटालाइसिस अभी हमने पढ़ा वो प्रोसेस है जिसमें कैटालिस्ट यूज होता है। तो इसकी दो टाइप्स है, होमोजीनियस कैटालाइसिस और हिट्रोजीनियस कैटालाइसिस।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कैटालाइसिस और उसकी डिफरेंट टाइप्स। होमोजीनियस कैटालाइसिस पहले हम टाइप पढ़ लेते हैं। होमोजीनियस कैटालाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों एक ही फेज में होते हैं। यानी अगर रिएक्टेंट गैसियस फेज में है तो कैटालिस्ट भी गैसियस फेज में, अगर रिएक्टेंट सॉलिड फेज में है तो कैटालिस्ट भी सॉलिड फेज में, यानी दोनों का फेज सेम होना चाहिए। इन दिस प्रोसेस द कैटालिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन सेम फेज, दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है। एंड द रिएक्टिंग सिस्टम इज होमोजीनियस थ्रू आउट, होमोजीनियस थ्रू आउट होता है यानी थ्रू आउट दोनों का फेज सेम रहता है। जैसे एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ SO3 फ्रॉम SO2 एंड O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO as कैटालिस्ट। तो मैं इक्वेशन लिखती हूँ SO2 जो कि गैसियस स्टेट में है प्लस O2, ये भी क्या है गैसियस स्टेट में, दोनों ने मिलके बनाया है SO3, वो भी क्या है गैसियस स्टेट में। और जो रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है वो क्या है NO, वो भी क्या है गैसियस स्टेट में। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो भी गैसियस स्टेट में है। सो ये देखो रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में और कैटालिस्ट भी गैसियस स्टेट में, तो दोनों का फेज क्या हुआ, सेम हुआ। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो ये होमोजीनियस कैटालाइसिस की एग्जांपल है। सो हम लिखेंगे बोथ रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन गैसियस फेज। देन सेकंड एग्जांपल है होमोजीनियस कैटालाइसिस की, ईस्टर आर हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ईस्टर्स जो होते हैं वो इस तरह होता है, दरमियान में होता है कार्बन और 2 ऑक्सीजन। इस तरह भी हमारे पास कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होता है जैसे CH2 CH3, और इस तरफ भी हमारे पास कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होता है जैसे CH3। ये जो ईस्टर है इसको कहते हैं इथाइल इथानोएट ईस्टर। प्लस हाइड्रोलाइसिस हो रही है यानी वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। सो जो हमारे पास कैटालिस्ट है वो H2SO4 है, और इसमें जो कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है वो H2SO4 के H+ आयंस है। ठीक है, अब इन दोनों की हाइड्रोलाइसिस आपने याद रखना है, जब भी ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस होती है तो क्या होता है, ये जो H2 है ये OH नेगेटिव और H+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो CH2 CH3 ये OH के साथ मिल जाते हैं, इस तरह लिखते हैं CH3 CH2 OH, और ये जो CH3 COOH है इसके साथ H+ आयंस मिल जाते हैं CH3 COOH। अब ये जो बना है इसको कहते हैं एसिड। इस एसिड का नाम है इथानोइक एसिड। ये जो बना है इसको कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल की कौन सी टाइप है, इथानोल अल्कोहल है। सो आपने याद रखना जब भी ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस होती है हमारे पास अल्कोहल बनता है और एसिड बनता है। अब ये देखो ये जो रिएक्टेंट है ये भी लिक्विड में है, वाटर भी हमारे पास लिक्विड है, और ये जो HCl है ये भी हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है। तो रिएक्टेंट भी लिक्विड स्टेट में और कैटालिस्ट भी लिक्विड स्टेट में, दोनों का फेज क्या है, सेम। सो ये जो प्रोसेस है ये है होमोजीनियस कैटालाइसिस। कैटालाइसिस की सेकंड टाइप है हिट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हिट्रोजीनियस कैटालाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है उनका फेज आपस में सेम नहीं है। यानी अगर रिएक्टेंट लिक्विड में है तो कैटालिस्ट सॉलिड में है, अगर रिएक्टेंट गैसियस में है तो कैटालिस्ट सॉलिड में या लिक्विड में। बस आपने याद रखना है इनका फेज डिफरेंस होना चाहिए, तब जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हिट्रोजीनियस कैटालाइसिस। इन दिस प्रोसेस कैटालिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन डिफरेंट फेज, दोनों का फेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। मोस्टली ज्यादातर द कैटालिस्ट आर इन सॉलिड फेज, कैटालिस्ट जो होता है वो सॉलिड फेज में होता है, व्हाइल द रिएक्टेंट आर इन गैसियस और लिक्विड फेज। जो रिएक्टेंट होते हैं या तो वो गैसियस फेज में हो सकते हैं या तो सॉलिड फेज में हो सकते हैं, लेकिन जो कैटालिस्ट है वो ज्यादातर मोस्टली सॉलिड फेज में होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ये हमारे पास अमोनिया, इसकी ऑक्सीडेशन होनी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बनना क्या है NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिना। अब अगर आप देखें तो अमोनिया भी क्या है गैसियस स्टेट में और ऑक्सीजन भी क्या है गैसियस स्टेट में, लेकिन प्लाटिनम जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है। सो ये भी गैसियस स्टेट में, और ये जो वाटर है वेपर्स फेज में है तो ये भी गैसियस स्टेट में। जो रिएक्टेंट है वो गैसियस फेज में है और जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड फेज में, दोनों का फेज क्या है डिफरेंट, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं हिट्रोजीनियस कैटालाइसिस। देन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल प्लैटिनम प्लैटिनम।
मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब ये देखो, इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी हमने करनी है हाइड्रोजिनेशन। अब आप इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे निकल है तो मैं निकल यूज करने लगी। तीनों ही क्या है, सॉलिड है, तो तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। याद रखना है हाइड्रोजिनेशन के लिए, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये 3 कैटलिस्ट यूज होते हैं। 150 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब क्या होगा, ये एक एक बॉन्ड टूटेगा और इधर भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और इधर भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यानी H2, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा गैसियस स्टेट में। ये भी गैसियस में है, ये भी गैसियस में है, लेकिन ये जो निकल है ये सॉलिड फेज में। सो रिएक्टेंट का फेज गैसियस फेज है और जो कैटलिस्ट है उसका सॉलिड फेज है। दोनों का फेज डिफरेंट होने की वजह से इस प्रोसेस को हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस भी कहते हैं। इसको आप सिंपल C2H4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और इसको सिंपल C2H6 क्योंकि 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। बुक में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की डेफिनेशन दी जिनको हम एंजाइम भी कहते हैं। एंजाइम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है उनको कम करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होती है उसको कम करते हैं। इनको ज़्यादातर जो एंजाइम हमारी बॉडी में होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम के तौर पे एक्ट करती हैं और हमारे जिस्म में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उनके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होती है उनको कम करते हैं। इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, पीएच टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ पीएच टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ये जो तीनों फैक्टर हैं, ये तीनों फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। कुछ एंजाइम के साथ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो एंजाइम की हेल्प करते हैं। एंजाइम क्या है, एज अ कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को कम कर रहा है, तो उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं कोएंजाइम, या लगा लो ये एंजाइम का फ्रेंड है, इसको नाम दिया गया कोएंजाइम। ये क्या करेगा, एंजाइम की मदद करेगा ताकि रिएक्शन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली हो सके, ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा अच्छे से हो सके। जैसे एग्जांपल है विटामिन के की, जो कि रिक्वायर्ड होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। अगर इसकी कंसंट्रेशन लो होगी तो ब्लड क्लोटिंग जो होगी वो इतनी तेज़ नहीं होगी, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इफेक्टिवली ब्लड क्लोटिंग होगी। देन है क्विक चेक 7.5, कैन अ कैटलिस्ट कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन, वाई और वाई नॉट। अच्छा, कंज्यूम का मतलब है यूज। सो हमने पढ़ा था कि कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होता। नो, अ कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज इट पार्टिसिपेट। ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है जिसमें हम एक एक स्टेप पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो कैटलिस्ट है ना ये यूज ज़रूर होता है। शुरू में ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एट द एंड जब प्रोडक्ट बनते हैं जो कैटलिस्ट होता है ये हमें दोबारा मिल जाता है, ये रीजनरेट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को तेज करता है लेकिन खुद यूज नहीं होता। इट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन मैकेनिज्म, ये रिएक्शन के मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, बट इट रीजनरेटेड, ये दोबारा रीजनरेट होता है बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म एट द एंड। ये दोबारा रीजनरेट होता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। ये क्या करता है, बाय लोअरिंग दी रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। इट स्पीड अप रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन द प्रोसेस, ये रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है लेकिन खुद यूज नहीं होता। देन सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेदर दी रिएक्शन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस कैटालाइसिस। अब एक रिएक्शन दिया गया, हमने ये बताना कि होमोजीनियस है या हिट्रोजीनियस कैटालाइसिस है। सो सिंपल, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे, ये SO3 है। अब ये देखो जो रिएक्टेंट है वो है गैसियस फेज में, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में। दोनों का फेज क्या है, डिफरेंट। दोनों का फेज डिफरेंस होने की वजह से ये क्या है, हिट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हिट्रोजीनियस कैटालाइसिस है क्योंकि बिकॉज कैटलिस्ट इज इन सॉलिड फेज
एंड रिएक्टेंट आर इन गैसियस फेज। रिएक्टेंट का फेज जो है वो गैसियस फेज है, जबकि जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड फेज में। दोनों का फेज डिफरेंट होने की वजह से जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। देन है क्वेश्चन नंबर सी, ड्रा एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम टू शो अ टिपिकल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन एंड एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। सो आपने अपने जो डायग्राम है उसमें कैटालाइज्ड रिएक्शन को भी शो करना है और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन को भी शो करना है। ये जो डायग्राम दी गई एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये दोनों के लिए, ये हमारे पास अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए इधर आप लिखेंगे अनकैटालाइज्ड। ये जो डायग्राम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड बोथ रिएक्शन के लिए। सो आपने यही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम करनी है इस क्वेश्चन में। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसमें कैटालाइसिस जो है वो अलग इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, 2 लॉन्ग की है और शॉर्ट भी इसमें से आ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस तरह आ सकती है। ये टेम्परेचर का इफेक्ट, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ सकती है, और कैटालाइसिस होमोजीनियस हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस में डिफरेंस आ सकता है। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।